Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, you are watching my YouTube channel Physics Super King. Dear students, I have discussed chapter number 1, electrostatics, and you can watch my videos on my YouTube channel. I discussed that chapter topic wise. आज जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर से कुछ MCQs करने जा रहा हूँ और MCQs हम टेक्निकल मेथड से और कंसेप्चुअल बेस्ड पे सॉल्व करेंगे। अब MCQs को सॉल्व करते हुए सबसे पहली चीज़ आपने जो ज़हन में रखनी है वो ये है कि जितने भी MCQs, जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हैं वो आपके सिलेबस में जो चीज़ें गिवन होती हैं, जो कंसेप्ट्स गिवन होते हैं, जो फार्मूले गिवन होते हैं, उन्हीं की मदद से सॉल्व होंगे। ये नहीं कि आपको इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, नहीं, आप अपनी बुक को, टेक्स्ट बुक को कंसेप्चुअली पढ़ें और मेरे जो वीडियोस, लेक्चर्स हैं इनको देखें तो आपको जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं सबके सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये अपने ज़हन पे सवार नहीं करना पता नहीं कौन सी बुक से आ जाते हैं। सबसे पहले ये आपका यकीन होना चाहिए कि आपका जो नॉलेज है, आपका जो सिलेबस है, उसमें से ही वो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड जो थिंग है, इन ऑर्डर टू सॉल्व ए क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, वो ये है कि रीड आउट द क्वेश्चन केयरफुली। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 40% जो आंसर होता है दैट इज हिडन इन द क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। दिस इज द सेकंड वन। और थर्ड वन ये है कि आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो आप, मुश्किल सा क्वेश्चन है तो आप क्या करें, उसमें जो चीज़ें गिवन है और जो चीज़ें फाइंड करनी है वो लिख दें, तो आपको एक फार्मूला आपके जहन में आ जाएगा जो गिवन प्लस फाइंड करना उनको आपस में रिलेट करता होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको हर क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन भी बताता जाऊंगा और हमने कोशिश करनी है कि याद नहीं करनी चीज़ें, हमने हर क्वेश्चन के साथ अपना जो टॉपिक है रिलेटेड उसको रिलेट करना है और उस टॉपिक और उस कंसेप्ट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट अस स्टार्ट question number 1. The question number 1 is, which of the following statement regarding electrostatics is wrong? कौन सी स्टेटमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए गलत है? ये रीड आउट केयरफुली, ये गलत की बात कर रहा है। तो हम जो करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगी उनको पॉइंट आउट कर लेंगे। इसमें ए पार्ट है, आपका चार्ज इज क्वांटाइज्ड। बी पार्ट है, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, यू कैन वॉच माय वीडियो जिसमें मैंने चार्ज की क्वांटाइजेशन और चार्ज की कंजर्वेशन को डिटेल से डिस्कस किया और इस टॉपिक को मैंने कहा था प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एंड सी पार्ट इज नो फील्ड नियर आइसोलेटेड चार्ज and D part none of these. Now, इनमें से आपने करेक्ट आंसर को चूज करना है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, दिस इज ओके। चार्ज इज कंजर्व्ड, दिस इज आल्सो ओके। नो फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज, ये गलत है क्योंकि कोई भी चार्ज होगा उसके स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अगर वो रेस्ट पे है, अगर वो मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। सो आवर आंसर इज नो फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज।
क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई दफा ये आपके एंट्री टेस्ट के पेपर में भी आ चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज. ए पॉट 6.25 into 10 power 18. B pot 6.25 into 10 power 13. C pot 1.6 into 10 power 18. And D pot 9.1 into 10 power 31. अब ये भी पहले चैप्टर से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके लिए हमारे पास एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E, fundamental of charge and total charge on the body. So I can write Q is equal to NE. From here N is equal to Q by E. Q is given 1 coulomb और E को आपने याद करना होगा. जितने भी कांस्टेंट हैं आपकी बुक्स में उनको आपने उनकी वैल्यूज को याद रखना होगा. वो क्योंकि मोस्टली यूजुअली वो वैल्यूज गिवन नहीं होती. तो N इक्वल टू 1 coulomb divided by 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. This coulomb is cancelled out with coulomb and you can calculate the value N equal to 6.25 into 10 power 18. So your result is A pot. A is correct. This is the second question. Now the third one. अभी मैं चार्ज वाले क्वेश्चन कर रहा हूं. फिर नेक्स्ट में कूलम्स लॉ वाले क्वेश्चन करूंगा. नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इस तरह स्टेप बाय स्टेप और हर टॉपिक से जो पॉसिबल क्वेश्चंस है मैं करूंगा. तो नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्वेश्चन. व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी इज रॉब्ड एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड इट मस्ट हैज. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, कि कोई बॉडी कैसे चार्ज हो जाती है. यू कैन सी माई डिटेल्ड वीडियो, यू कैन वॉच माई डिटेल्ड वीडियो. व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट मस्ट हैज. अब देखिए आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं. फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी थी, ये मेरी फिंगर्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव. तो जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव होंगे. अब एक बॉडी पे अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसका मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो चुके हैं. तो नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है. तो अब ये यहाँ पे क्या कहते हैं? व्हेन ए न्यूट्रल बॉडी इज रब्ड एंड इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड इट मस्ट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स. अगर इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट हो जाते तो इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी आ जाती है. इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, प्रोटॉन ज्यादा होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा. नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं और इसमें प्रोटॉन्स क्या हैं? कम हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे ज्यादा होंगे? उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए होंगे. लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स? नो. लॉस्ट प्रोटॉन्स? रबिंग से प्रोटॉन्स लॉस नहीं होते बिकॉज प्रोटॉन्स आर स्ट्रांगली बाउंड इन द न्यूक्लियस. गैन इलेक्ट्रॉन्स एंड गैन प्रोटॉन्स. तो हम क्या लिखेंगे? गैन इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स हासिल किए रबिंग से, जिसकी वजह से उस बॉडी पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहां पे लिखा है माइनस चार्ज नेगेटिवली चार्ज मीन एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका कंसेप्ट सिर्फ ये है. आगे क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि एंट्री टेस्ट की बुक से मैंने एंट्री टेस्ट के पेपर से उठाया है. विच स्पीशीज हैज नो नेट चार्ज. कि कौन सी ये पार्टिकल्स हैं जिन पे कोई नेट चार्ज नहीं होता. ए पॉट है एन एल्फा पार्टिकल, बी पॉट है एन इलेक्ट्रॉन्स, सी पॉट है ए प्रोटॉन एंड डी पॉट है ए न्यूट्रिनो. तो इसमें हमें पता है अल्फा पार्टिकल्स भी चार्ज होते हैं, डिटेल से पढ़ेंगे. इलेक्ट्रॉन पे भी होता है, प्रोटॉन पे भी होता है और न्यूट्रिनो मीन दिस इज न्यूट्रल पार्टिकल. तो इसमें कौन सा ठीक होगा? दिस डी पॉट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 5.
अब क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें हमने नंबर्स फाइंड करने हैं कि हमने ये तो पढ़ लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो आपके पास जो बॉडी है वो होगी नेगेटिवली चार्ज, अगर इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो बॉडी होगी पॉजिटिवली चार्ज। अब हमने बताना है कितना चार्ज उस पर आ जाएगा। तो 50 electrons are extracted from a neutral body. The charge on the body is A pot minus 50 B pot plus 50 C pot 50 coulomb and D pot is 0. अब 50 electrons are extracted from a neutral body. इसका मतलब है 50 इलेक्ट्रॉन्स की वहां पे डिफिशियंसी आ जाएगी। पहले हमने साइन को देखना है, तो यहां पे 50 इलेक्ट्रॉन्स की अगर डिफिशियंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। पहले प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल बॉडी में इक्वल थे। तो अब पहली बात है ये प्लस साइन होगा इस चार्ज पे। अब कितना होगा? Q इज इक्वल टू एन ई। एन क्या होगा? नंबर ऑफ एक्सिस और नंबर ऑफ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 50 इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट किए तो Q इज इक्वल टू एन ई, Q इज इक्वल टू 50 इंटू ई हो जाएगा। तो सॉल्व विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एटम हैज a net charge of -1 e. It has 18 electrons and 20 neutrons. Its mass number is. अब इसमें वो दो डिफरेंट टॉपिक्स को इन्वॉल्व करता है और आपसे दो डिफरेंट टॉपिक्स के जो कंसेप्ट्स हैं वो पूछ रहा है। देखिए वो कह रहा है जी कि एक एटम है उस पे नेट चार्ज है -1 ई। इसका मतलब क्या है कि माइनस का मतलब है उस पे इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। दिस इज क्लियर। द सेकंड वन इज 1 का मतलब है नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन कितने? 1। इट मीन्स दैट इफ इट इज न्यूट्रल, अगर वो न्यूट्रल होता तो उस पे इलेक्ट्रॉन्स होते 17। When it is neutral, it has 17 electrons. So when it is neutral, it has 17 electrons and 17 protons. अब अगर हमें number of protons का पता चल जाए, we can easily calculate mass number. तो mass number क्या होता है? A equal to Z plus N. अब इस क्वेश्चन में हमने Z ढूंढा, Z हमें मिला 17, N given है 20 और 17 plus 20 equal to 37. So our correct result is 37. So A part is correct. This is A part. 37, 32, 35 and 20. The correct answer is 37. Question number 2 की तरफ question number 8 की तरफ आते हैं। The correct expression for Coulomb's law is. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और एकदम देखते हैं कि ये तो सारे रिजल्ट तकरीबन ठीक हैं, लेकिन नहीं। इस तरह क्वेश्चन को केयरफुली देखना होगा इसके आंसर को। F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर इनटू R वेक्टर। Any vector is defined as magnitude into its direction, but this is vector. ये ठीक नहीं है। F vector is equal to K Q1 Q2 divided by R squared. इस साइड पे वेक्टर है, इस साइड पे स्केलर है, ये भी ठीक नहीं है। F vector is equal to K Q1 Q2 divided by R squared. This is the magnitude and R unit vector. This is the direction. So it is correct. All of the above नहीं होगा। देखते तो आपको लगेगा कि all of the above है, but this is correct. So your answer is C part. क्योंकि vector is defined as having magnitude and direction. तो C is correct. Question number 9 की तरफ आते हैं। अब मैं कूलम्स लॉ से कुछ क्वेश्चन करूंगा। अब कूलम लॉ से
किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हम खुद बनाते हैं क्वेश्चन। पहली चीज कि उसकी वेक्टर फॉर्म क्या है, दूसरी चीज कि उसमें वेरिएबल्स हैं चार्जेस, डिस्टेंस और मीडियम। तो मैं हर एक चीज को इंडिविजुअली चेंज करूंगा और फिर दो दो चीजों को चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। पहले मैं दो चीजों को चेंज करता हूं क्योंकि एक चार्ज को चेंज करने से वेरी सिंपल क्वेश्चन होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में आ चुके हैं, टेस्ट में आ चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा मुश्किल करता हूं, दो दो को चेंज करता हूं। पहले मैं चार्ज और डिस्टेंस को चेंज करूंगा, फिर मैं मीडियम को चेंज करूंगा, फिर मैं डिस्टेंस और फोर्स को चेंज करूंगा और लास्ट में मैं फोर्स और मीडियम को चेंज करूंगा। तो हर एक जो डिफरेंट क्वांटिटी है उसको चेंज करके दो दो को चेंज करके मैं क्वेश्चन करूंगा। तीन को चेंज करके भी क्वेश्चन पॉसिबल है, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो पहले देखें, द फोर्स बिटवीन चार्ज बॉडीज इज एफ। इफ चार्ज ऑन ईच बॉडी इज डबल्ड, चार्ज को हम चेंज कर रहे हैं, both of the charges are changed, and distance between them is halved, the force acting on each charged body is। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने इस क्वेश्चन को पहले मैथमेटिक्स से करना है, क्योंकि अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ जाता है तो आपको मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कूलम्स लॉ को प्लस सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करके आप कैसे क्वेश्चन करने हैं वो आना जरूरी है। जब आपकी इन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस हो जाए तो आप देख के आपको पता चल जाता है कि वो मैं टेक्निक भी बताऊंगा कि आपको पता चल जाएगा कि फोर्स के साथ क्या होगा। अब देखते हैं, F इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर्ड। वो कह रहे फाइंड करें F प्राइम व्हेन दोनों चार्ज डबल हो जाए। Q1 इज 2Q1, Q1 प्राइम, Q2 प्राइम इज 2Q2 एंड R प्राइम इज हाफ। मैंने इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया है, तो F प्राइम आ जाएगा, मीडियम को चेंज नहीं कर रहा। 2Q1 2Q2, तो मैंने लिखा 4KQ1 Q2 डिवाइड बाई R प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, R स्क्वायर्ड बाई 4। बेसिकली आपका जो F प्राइम फोर्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू K Q1 प्राइम Q2 प्राइम डिवाइडेड बाई R प्राइम स्क्वायर्ड। इसमें मैंने वैल्यू डाली है। तो अगर आप इनको सिंपल मैथमेटिक्स से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें तो ये 4 आ जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 16K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर्ड। K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर्ड इज F। तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी। सो आवर करेक्ट रिजल्ट इज 16F। अब मैं आपको एक सिंपल मेथड सिखाता हूं। अगर आप सिर्फ चार्जेस को चेंज करें, एक चार्ज को डबल करेंगे फोर्स डबल हो जाएगी, दोनों चार्जेस को डबल करेंगे तो फोर्स प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। तो डबल 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फोर्स 4 टाइम हो जाएगी। तो 4 टाइम फोर्स तो चार्जेस को डबल करने से होगी। अब डिस्टेंस को आप हाफ करते हैं तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगी। डिस्टेंस कम करने से फोर्स बढ़ती है लेकिन उसके स्क्वायर बढ़ती है। आपने हाफ किया 4 टाइम, आपने 4 टाइम किया 16 टाइम, तो 4 टाइम यहां पे फोर्स बढ़ेगी डिस्टेंस को हाफ करने से, और 4 टाइम बढ़ेगी चार्जेस को डबल करने से। तो टोटल कितने टाइम बढ़ जाएगी, 16 टाइम्स। दिस इज सिंपल टेक्निक टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम को केयरफुली देखना है कि वो इसी तरह है कि इसमें कोई और चीज तो चेंज वो नहीं कर रहा। यूजुअली प्रॉब्लम्स आते हैं एक क्वांटिटी को चेंज करने से, तो मैंने 2 को एट अ टाइम बल्कि 3 को एट अ टाइम चेंज किया और ये प्रॉब्लम को सॉल्व किए। नेक्स्ट वन में मीडियम को चेंज करता हूं। अब इसमें भी 2 मेथड हैं। पहला मेथड मैं आपको मैथमेटिक्स से करवाऊंगा। अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आता है तो आप मैथमेटिक्स को यूज करें कि आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही। अगर थोड़ा इजी है तो आप डायरेक्टली भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। द कूलम्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस इन एयर इज 2.0 न्यूटन। The Coulomb's force between these charges in insulating medium having epsilon or 3.8। एप्सिलॉन आर की जगह पे वो रिलेटिव परमिटिविटी भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक और मेथड से भी वो स्टेट कर सकते हैं। तो पहले हम इसको अपनी मैथमेटिक्स से सॉल्व करते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। देखिए हमें पता है
इसका सोल्यूशन अगर हम लिखें तो हमें पता है एफ इन मीडियम इज इक्वल टू एफ इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाई एप्सिलॉन, और तुम्हारे पास एफ मीडियम आ जाएगा, एयर की क्या वैल्यू है 2.0 न्यूटन एंड डिवाइडेड बाई आपके पास 3.8 और इसका रिजल्ट आ जाएगा आई थिंक 0.53 न्यूटन। एक तो ये इसका सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला है, तो यहां से आप रिजल्ट लेके आ सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी 0.53 न्यूटन। अब दूसरा एक जो मैं आपको टेक्निक इसकी सिखाता हूं सिंपल, कि हमें ये पता है कि व्हेन मीडियम इंसुलेटिंग मीडियम इज प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस फोर्स रिड्यूसेस, फोर्स कम हो जाती है। अब अगर शुरू में थी वो 2.0 न्यूटन, अब कम हो जाएगी, तो हम देखते हैं इसमें से कौन 2 से कम रिजल्ट है। 5.26 ग्रेटर देन 2, 3.8 greater than 2, 2 is equal to 2, 0.53 Newton is less than 2. So without any solution, without involving mathematics, without involving the correct formula, we can easily choose the correct answer. अगर हमें concept आता है कि force जो होती है वो reduce होती है when charges are placed between a medium having epsilon or greater than 1, तो यहां पे एप्सिलॉन आर 3.8 है, सो फोर्स रिड्यूसेस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज टू चार्जेस Q1 and Q2 repel each other with a force of 100 Newton. On increasing the separation between them by 5 meter, the force reduces to 64 Newton. The initial separation is। डियर व्यूअर्स, यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि आप चार्जेस को डबल करें, सेपरेशन को ऑफ करें, सेपरेशन को डबल करें, फोर्सेस को डबल करें या मीडियम को चेंज करें। लेकिन आज मैं एक और क्वेश्चन भी इससे बन सकता है, उसकी तरफ आ रहा हूं। जैसे ये कहते हैं कि आपके पास एक फोर्स थी F, आपने सेपरेशन को +5 किए, जो इनिशियल सेपरेशन थी उसमें +5 मीटर किए, और फिर फोर्स चेंज होके पहले थी 100 न्यूटन बन गई 64 न्यूटन। आप बताएं शुरू वाली सेपरेशन कितनी थी? थोड़ा सा टेक्निकल है, मुश्किल नहीं है। तो आप लिखेंगे फोर्स फ्रॉम कूलम्स लॉ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर्ड। अब फोर्स कितनी थी? फोर्स वाज 100 न्यूटन व्हेन द सेपरेशन वाज R, और कोई चीज चेंज नहीं हम कर रहे हैं, फोर्स को चेंज कर रहे हैं और डिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं। The force becomes 64 Newton when separation increased by 5, R plus 5. तो ये दो इक्वेशंस बन गई, ये मैंने खुद इक्वेशंस बनाई हैं फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। अब डिवाइड कर दें, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, यू गेट दिस रिजल्ट। मैंने जस्ट डिवाइड किया और इसका स्क्वायर रूट ले लें, 10/8 इक्वल टू R plus 5 डिवाइड बाई R, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 10R इक्वल टू 8R plus 40, और यहां पे 2R इज इक्वल टू हो जाएगा 40 और R हो जाएगा 20 मीटर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन करते रहते हैं कि परसेंटेज वाले क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे। परसेंटेज का कंसेप्ट जो है वो फर्स्ट ईयर में आएगा। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। और इससे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स F, व्हाट इज परसेंटेज change in force when separation is reduced to half of its initial value। अब इसमें दो कंसेप्ट हमने यूज करने हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि F the force, what is the change in force when separation is halved। सेपरेशन हाफ हो जाए तो फोर्स में क्या चेंज होगा, दैट इज सिंपल। दूसरा हमने हम परसेंटेज फाइंड करना है, परसेंटेज चेंज। तो डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज चेंज इन एनी क्वांटिटी होता है उसकी फाइनल वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई जो आपके पास इनिशियल वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो यहां पे देखो, पहले फोर्स थी F इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू जब सेपरेशन को मैंने ऑफ किया, मैं आपको बता चुका हूं, तो सेपरेशन 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो फाइनल वैल्यू होगी 4F माइनस F डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाइड बाई 100%।
3f divided by f multiplied by 100%. This is equal to 300%. So the correct result is 300%. This is correct. अब इसी तरह का अगर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है जिसमें चीजें डिक्रीज होती हैं और आपसे परसेंटेज चेंज का पूछा जाता है। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13, two charges q1 and q2 repel each other with a force f. What is percentage change in f when the separation is doubled? अब जब सेपरेशन को डबल करते हैं तो जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो सॉल्यूशन नंबर 13 पे आ जाते हैं, वही मेथड यूज करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। परसेंटेज जो चेंज होगा इन एफ, या आपके पास यहां पे मैं, क्योंकि पहले फोर्स ज्यादा थी तो मैं मैक्सिमम को पहले लिखता हूं, एफ आई माइनस एफ एफ डिवाइडेड बाई एफ आई मल्टीप्लाइड बाई 100%। शुरू में फोर्स फॉर एग्जांपल एफ थी, माइनस जब आपने डिस्टेंस को डबल किया तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी, एफ बाई 4 डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो इसका एलसीएम लें, इसको सॉल्व करें, 3f डिवाइड बाई 4f आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100%, एंड दिस कम्स आउट टू बी 3 बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100%, दैट इज इक्वल टू 75%. तो योर रिजल्ट विल बी 75%. This is simple concept. Result will be 75%. Now the next question is question number 14. Question number 14 statement है, an electric field cannot deflect. अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड से करूंगा। Cannot deflect अल्फा पार्टिकल्स, गैमा रेज, बीटा पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स। और आप मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वीडियो है वो देखें, हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्सर्ट करती है। तो यहाँ पे हमने देखना है कौन सा चार्ज पार्टिकल नहीं है। तो अब देखिए आपके पास गैमा रेज हैं। अब चार्ज का कंसेप्ट भी इसमें यूज होता है, चार्ज मैटर होना चाहिए। गैमा रेज वेव्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि गैमा रेज पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इफेक्ट नहीं करेगी, तो गैमा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इन फील्ड ऑफ 10 पावर 8 न्यूटन पर कूलम इज। ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होगा द रिलेशन बिटवीन, द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, या मैथमेटिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, तो हमने फाइंड करनी है फोर्स की वैल्यू। तो F इक्वल टू होता है Q इंटू ई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो E जो कि आपने याद करना है, तो फोर्स हो जाएगी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ E, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 8 न्यूटन पर कूलम, दिस इज द गिवन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल E। तो ये आपके पास फोर्स आ जाएगी, तो फोर्स विल बी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस। ये कई दफा क्वेश्चन आया है, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूसेस। तो यहाँ पे मैं मोशन वाले को सेपरेट करूंगा, रेस्ट वाले को सेपरेट करूंगा। एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट प्रोड्यूसेस ओनली अ मैग्नेटिक फील्ड, नो। ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यस। नाइदर इलेक्ट्रिक नॉर मैग्नेटिक, नो। बोथ फील्ड्स, नो। तो रेस्ट पे जब चार्ज होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। आगे है यूनिट से, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। डियर स्टूडेंट्स, जो यूनिट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आप याद रखें, दो चीजें आप अपने जहन में रखें। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी मोर देन 1 यूनिट हो, उससे क्वेश्चन आता है, या ऐसी क्वांटिटीज जिनकी 2-3 क्वांटिटी की एक यूनिट हो, 2-3 क्वांटिटीज की सेम यूनिट हो, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने जो लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं,
चैनल में आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख लें, उसमें मैंने कहा था कि इसकी 2-3 यूनिट्स हो सकती हैं। वोल्ट पर मीटर भी इसकी यूनिट है, न्यूटन पर कूलम भी इसकी यूनिट है। इसी न्यूटन पर कूलम को मैंने कन्वर्ट किया, न्यूटन को कन्वर्ट कर दिया। जूल आपके पास होता है न्यूटन मीटर, और न्यूटन हो जाएगा जूल पर मीटर इनटू कूलम, एंड दिस इज ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी। ये डिफिनीशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये जो डिफिनीशन है चेंज इन वोल्टेज डिवाइडेड बाय चेंज इन डिस्टेंस, और ये तो मैंने इस यूनिट से ये बनाई है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टेट्स दैट an isolated electron experiences a force of 8 × 10⁻14 न्यूटन towards ईस्ट। अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशन भी हमने यूज करनी है, और इनकी डायरेक्शंस को भी डिस्कस करना है। तो आपके पास an electric field towards east in an electric field, then the electric field acting on the electron is, मैग्नीट्यूड भी बताना है और इसकी डायरेक्शन भी बताना है। फार्मूला मेरे पास मैग्नीट्यूड के लिए क्या है? E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, और यहां पे Q की जगह पे E आ जाता है। दिस इज बेसिकली, यू कैन राइट इट E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो E की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपने याद रखनी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आ जाती है 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो इसमें ए में 5 × 10⁵, बी में 5 × 10⁵, सी में 5 × 10⁵, डी में 5 × 10⁵। तो आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको टेक्निक सीखना जा रहे हैं तो आप मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट ना करें, लेकिन क्या करें, आप इसकी डायरेक्शन पे आप फोकस करें। अब देखें, अगर आपके पास फोर्स इधर है तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। अब अगर आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ईस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? वेस्ट में। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 5 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम इट्स मैग्नीट्यूड, एंड टुवर्ड्स वेस्ट इट्स डायरेक्शन। सो करेक्ट आंसर इज बी। Now the next question is question number 19. Question number 19, a proton and an alpha particle are subjected to same electric field. The ratio of their accelerations. ये क्वेश्चन जो है ये आपने न्यूटन लॉ को भी यूज करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो कंसेप्ट है उस रिलेशन को भी यूज करना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे सिर्फ एक्सेलरेशन की वैल्यू पे क्वेश्चन आ चुका है। मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ। सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना बड़ा सिंपल है। आ जाता है जी कि अल्फा पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज़ ग्रेटर एक्सेलरेशन। तो जिसका मैस, क्योंकि मैस अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो दूसरी साइड पे चला जाएगा, जिसका मैस ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके इस क्वेश्चन को किया है। तो देखें, अब आपके पास फोर्स किसकी इक्वल है? QE, और जब चीज़ें मूव कर रही हो तो फोर्स होती है मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो प्रोटॉन के लिए मैं लिखता हूँ मैस ऑफ प्रोटॉन, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू E × E। दिस इज द चार्ज ऑन द प्रोटॉन। फॉर अल्फा पार्टिकल, मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2E। E डिवाइड कर दो, आपके पास AP/A अल्फा आ जाएगा, और यहां से मैस ऑफ अल्फा पार्टिकल नियरली होता है 4 × मैस ऑफ प्रोटॉन। ये वैल्यू पुट करो तो आपके पास बन जाएगी रेशियो 4:2 और 2:1। तो आप एक चीज और याद रखें, द प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल जो स्टेटमेंट में पहले आता है रेशियो में वो पहले होगा। तो आपने रेशियो फाइंड करनी है एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टू एक्सेलरेशन ऑफ alpha particle. This comes out to be 2:1. So your correct result is 2:1. And the next question मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड किया है। इसका जो सिंपल क्वेश्चन आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल क्वेश्चन ये आते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आप बताएं
कि उसका जो चार्ज उस पर क्या होगा जब वो कांस्टेंट स्पीड के साथ आएगा। तो हमारे पास चार्ज हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी। क्यू इज इक्वल टू हो जाते हैं एम जी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कई दफ़ा आ चुका है, मैंने थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेटेड की है, मुश्किल की है। तो अभी बस a negatively charged oil drop is falling with a constant speed in a vertical field of 2.5 into 10 per 4 Newton per coulomb. If the mass of oil drop is 1.6 into 10 per minus 15 kg, the number of axis electron it carries is, आपने फाइंड करने नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रहा है, इसका मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो दोनों आपस में इक्वल हैं और अपोजिट हैं। तो एफ इक्वल टू एफ जी, क्यू इज इक्वल टू एम जी। अब चार्ज किसके इक्वल होता है? टोटल चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप और बॉडी इज इक्वल टू एन इंटू ई, एन ई ई एम जी। एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी डिवाइड बाई ई इंटू ई। इस साइड पे मैं लेके गया हूँ, वैल्यू पुट कर दे, सारी वैल्यूज गिवन है। मैथ्स है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 15 मल्टीप्लाई बाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि जी की वैल्यू को ये अज्यूम करना है फॉर योर सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम, यू मस्ट हैव टू मेमोराइज दिस। द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू 2.5 इंटू 10 पर 4 न्यूटन पर कूलम, दिस इज गिवन। तो ये सिंपल है, 1.6 इज कैंसिल आउट विद 1.6, 10 डिवाइड बाई 2.5 4 होते हैं, 10 पर माइनस 15 और 10 पर माइनस 19, 10 पर प्लस, ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। सो द रिजल्ट इज 4। फोर्स पे नंबर ऑफ एक्सिस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो चार्ज उस पर नेगेटिव होगा, याद रखना। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है। An electron enters in a region of uniform electric field with its initial velocity along the direction of the field, then कि इलेक्ट्रॉन फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है और मैंने आपको बताया नेगेटिव चार्ज होगा तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो इनिशियली जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था, इस तरह का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 18 जो क्वेश्चन है इसको, ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन इसमें मूव कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी वी आई के साथ, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी वो तो इस डायरेक्शन में लगेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर डायरेक्शन की बात करूं, दिस इज माइनस ई इंटू ई। तो जब इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो इसकी स्पीड कम होती जाएगी। तो अब हम ऑप्शन की तरफ आते हैं। पहले हमने खुद इसका रिजल्ट एक सोचे, मूव्स अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फील्ड विद इंक्रीजिंग स्पीड, पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, पहले तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा था, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। मूव्स अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फील्ड विद डिक्रीजिंग स्पीड, तो दिस इज करेक्ट आंसर कि आपके पास अलॉन्ग द फील्ड मूव करेगा with decreasing of speed, describes a circular path in perpendicular plane, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी या अपोजिट में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नहीं होती, तो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं कर सकता। मूव्स अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फील्ड विदाउट एनी चेंज इन स्पीड, ये भी नहीं है क्योंकि इस पर नेट फोर्स लग रही है। जब नेट फोर्स लगेगी और इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड लगेगी तो स्पीड की जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज या डिक्रीज होगी, तो इसमें डिक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22 और इसकी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 2-3 क्वेश्चन करते हैं। इमेजिनरी, फिजिकली एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, फिजिकली एग्जिस्टिंग नियर चार्जेस, डिपेंड्स ऑन द केस। तो मैंने शुरू में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं? इमेजिनरी। दिस इज डायरेक्टली स्टेटमेंट क्वेश्चन, तो आप इसमें लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी से कि ये इमेजिनरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, द फिगर शोज सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ई ए
EB and EC are the electric intensities at AB and C respectively. आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो की हुई हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का बताना होगा। तो ये भी प्रॉपर्टी है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर लाइंस एक दूसरे से दूर हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, उसकी वैल्यू कम होगी। अगर वो एक दूसरे के करीब है वहां पे ज्यादा होगी। अगर उनके दरमियान इक्वल स्पेसिंग है तो वहां पे एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहां पे देखें, ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वली स्पेस्ड हैं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी होगी। बी पे एक दूसरे से दूर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो ए पार्ट है, ई इज इक्वल टू बी इक्वल टू ए सी, ठीक नहीं है। ई इज ग्रेटर देन ई बी इज ग्रेटर देन ए सी, ठीक नहीं है। ई बी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम है बी पॉइंट पे। ई इज लेस देन ई बी, ये तो ठीक था, लेकिन ई ए लेस देन ई सी नहीं है। तो लास्ट वन क्या है, ई ए इज इक्वल टू ई सी। ई ए और ई सी इक्वल हैं और ये दोनों बी से ज्यादा हैं, तो ग्रेटर देन ई बी। तो क्वेश्चन नंबर 24 इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मीट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये भी हमने पढ़ा कि सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं, नॉर्मल टू सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस, एट 45 डिग्री टू द सरफेस, नन। तो ये होगा नॉर्मल टू द सरफेस। तो डियर व्यूअर्स, दिस वाज टुडेज सेशन और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तक एमसीक्यूज को सॉल्व किया। जितने भी पॉसिबल आपके पास क्वेश्चंस बन सकते हैं मैंने उनको सॉल्व किया। हर एक पॉसिबिलिटी से एक एक क्वेश्चन किया। तो नेक्स्ट जो है हम जो बाकी चैप्टर बचते हैं, आज हमने 24 की तकरीबन 30 तक और एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो रिमेनिंग चैप्टर है। सो कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स सुपर किंग।